स्पेशली सिली मिस्टेक्स जो हुआ है उसे देखिए, क्योंकि सिली मिस्टेक में क्या है ना, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली बस थोड़ा-सा अपना टेक्नीक चेंज कर देंगे अटेम्प्ट करने का, तो बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़े आपके मार्क बढ़ जाएँगे। इस टाइम पे क्या प्रायोरिटी रखी जाए? क्या टॉपिक सब्जेक्ट टेस्ट दिए जाएँ या केवल फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएँ या पैरेलल सबको मैनेज किया जाए? क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी? 2 टाइप का एंग्ज़ायटी होता है, एक फैसिलिटेटिंग और एक डिबिलिटेटिंग एंग्ज़ायटी। तो फैसिलिटेटिंग एंग्ज़ायटी वो एंग्ज़ायटी होता है जो आपको हेल्प करता है, आपका परफ़ॉर्मेंस बढ़ाता है। बट डिबिलिटेटिंग वो होता है जो मतलब परफ़ॉर्मेंस आपका मतलब डिग्रेड करना शुरू कर देता है, इतना ज़्यादा प्रेशर आपका आ जाता है परफ़ॉर्मेंस को लेके। तो उस हिसाब से आपको अपना एक पॉइंट ढूँढना पड़ेगा। ओवरऑल एक स्टूडेंट को जो मान लेते हैं कि अभी स्टार्ट करेगा टेस्ट देना या मे बी 1-2 एफएलटी उसने दे दिए होंगे। तो कितने टोटल नंबर ऑफ एफएलटीज़ अटेम्प्ट करना एटलीस्ट ठीक है? ज़्यादा से इवन ज़्यादा दो आपको अगर आता भी है क्वेश्चन, तो आप या फिर हो सकता है आपने कहीं पे सिमिलर क्वेश्चन देखा हो, तो भी आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होके फुल स्पीड में उसको करके नेक्स्ट पे मत जाइए। आप थोड़ा अच्छे से सोचिए उसको, एंड वैल्यूज़ एक छोटे से कोन रफ रफ शीट में जो स्केच पैड मिलता है, तो उसमें एक छोटे से कोने में आप मेन वैल्यूज़ और वो मतलब ये वेरिएबल इसका वैल्यू ये है, ऐसे-ऐसे करके लिख लीजिए। अगर 2 ऑप्शन दिए जाएँ सूरज तुमको, एक ऑप्शन ये है जिसमें तुम 100 टेस्ट दे रहे हो बिना एनालिसिस किए और दूसरा है जिसमें 15 टेस्ट दे रहे हो बट बहुत अच्छे से उसका एनालिसिस कर रहे हो। क्या पिक करोगे? Hello everyone. In this conversation, Suraj is back with us, AIR 1 in GATE 2024 Mechanical. और आपके जो भी क्वेश्चंस थे जो आपने पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ शेयर किए हैं, all those questions we are going to ask Suraj, और Suraj will guide you in the best way possible regarding all your queries for these last couple of months and weeks. तो मेनली इस टाइम पे जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती हैं वो टेस्ट के अटेम्प्ट और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड होती हैं, बिकॉज टेस्ट सीरीज इज समथिंग जो ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट, इवन सीरियस थोड़ा कम सीरियस, सब लोग टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो मेनली हमारा जो डिस्कशन होगा सूरज वो टेस्ट और टेस्ट सीरीज के बारे में होगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमें स्टूडेंट्स की तरफ से आया है काफी, कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब कुछ बच्चे हैं जिनके टॉपिक टेस्ट भी कुछ बचे हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट टेस्ट भी बचे हुए हैं, फुल लेंथ टेस्ट तो ऑब्वियसली बचे ही हुए हैं, उन्हें वो अटेम्प्ट करने ही। इस टाइम पे क्या प्रायोरिटी रखी जाए? क्या टॉपिक सब्जेक्ट टेस्ट दिए जाएं या केवल फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएं या पैरेलल सबको मैनेज किया जाए? क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी इस टाइम के हिसाब देखिए सर, अगर मतलब मेरे हिसाब से तो अगर अगर मैनेज कोई कर पा रहा है तो सब्जेक्ट टेस्ट, टॉपिक वाइज़ टेस्ट दे के ही फुल लेंथ देना चाहिए। बट अगर किसी कारण से अगर नहीं हो पा रहा है मैनेज, तो बेटर रहेगा कि वो फुल लेंथ क्योंकि फुल लेंथ तो करना ही है, जो भी हो जाए, फुल लेंथ बहुत ज़रूरी है। तो वो फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करे, एंड उसमें वो अपने आप को मतलब देखिए कि अच्छा ठीक है, ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट मेरा इतना वीक नहीं है, तो उस हिसाब से उस टॉपिक का वो सब्जेक्ट दे उसके बाद, एनालिसिस के बाद, वो बेटर रहेगा। हाँ, मतलब कि एक टेस्ट, एक एफएलटी देने के बाद, अपने एनालिसिस करने के बाद, जो सिलेक्टिव सब्जेक्ट या टॉपिक में इंप्रूवमेंट का स्कोप लग रहा है, उनको वो अटेम्प्ट कर सकता है, अगर सारे मैनेज नहीं कर पा रहा है तो। अगर ऐसा लग रहा है कि किसी टॉपिक में स्ट्रेंथ अच्छी है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत वीक है या और ज़्यादा प्रैक्टिस की अभी नीड है, तो अगर चाहो तो उसके आप स्किप कर सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो, राइट? जी, जी। कुछ स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस फेज में भी है कि सर चाहते तो हैं हम टॉपिक से स्टार्ट करें, फिर सब्जेक्ट पे आए, फिर एफएलटी पे आए, जो कि आइडियली एक सही तरीका भी है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से अभी वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो डायरेक्टली एफएलटी में जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली एफएलटी एक इंपॉर्टेंट और बड़ा टेस्ट होता है। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या टिप्स देना चाहोगे जो एफएलटी देने से घबरा रहे हैं या कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं? वैसे एफएलटी तो सर मैं भी जब फर्स्ट एफएलटी दिया था तो मेरा भी 54 या 53 ऐसे कुछ आया था। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, स्लोली ग्रेजुअली इम्प्रूव करना है। आप ऐसा नहीं है कि पहला एफएलटी दोगे तो उसी में ही पूरा फुल आ जाएगा, या जो उसमें आएगा उसी के ही 5-6 मार्क इम्प्रूव होंगे, वैसा नहीं है। स्लोली आप ग्रेजुअली इम्प्रूव करते जाइए, और वही है, एनालिसिस अच्छे से कीजिए एफएलटी का, और उस हिसाब से आप अपना जो भी है, जो टॉपिक में आप कमज़ोर हैं, उसको रिवाइज़ कीजिए, उसके क्वेश्चन्स बनाइए। जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं, उसको ठीक है, उसको जस्ट एक बार
सी थ्रू करके आगे बढ़ जाइए। तो वैसे ही करके आप इम्प्रूवमेंट करते रहिए, वैसा कुछ नहीं है, स्लोली स्लोली और ग्रेजुअली बढ़ जाएगा। आप प्रॉपर्ली एनालिसिस करके अगर इम्प्रूवमेंट करेंगे तो। इसमें प्रॉपरली एनालिसिस वाला जो पॉइंट है, उस पे थोड़ा डबल क्लिक करते हैं और कैसे एनालिसिस करना चाहिए अपनी टेस्ट सीरीज़ का स्टूडेंट्स को, उसके बारे में थोड़ा बताओ? जैसे कि एनालिसिस मतलब हमने टेस्ट दे दिया, फिर जो भी एक्स वाई ज़ेड जो भी नंबर आया हमारा, इतने क्वेश्चन सही हुए, इतने क्वेश्चन गलत हुए, इतने क्वेश्चन छूट गए। तो टेस्ट देने के बाद कि हाँ ठीक है, मेरा इतना मार्क आया, मेरा वो जो जो स्कोर है उसके हिसाब से मैं ये इस पोजीशन पे हूँ टॉप से। वो सब मतलब ठीक है, वो सब मतलब थोड़ा-सा मतलब वो सब देख के हो सकता है कभी-कभी आपको ये थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए या थोड़ा आप कभी डिप्रेस हो जाएँ कि अरे! ये तो कम है। तो उस वो तो ठीक है, बट उसके बाद एनालिसिस करना चाहिए। अगला मतलब अगर आप दे सकते हैं, आपके पास टाइम है तो पूरा 1 दिन अच्छे से उसको देखें। जो-जो गलत हुआ है उस क्वेश्चन को देखिए, जो-जो स्पेशली सिली मिस्टेक्स जो हुआ है उसे देखिए। क्योंकि सिली मिस्टेक में क्या है ना, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली बस थोड़ा-सा अपना टेक्नीक चेंज कर देंगे अटेम्प्ट करने का, तो बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़े आपके मार्क बढ़ जाएँगे। तो सिली मिस्टेक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए एनालिसिस के समय, और टाइम मैनेजमेंट पे भी देखिए कि अच्छा ठीक है, ये मतलब लाइक 3 क्वेश्चन ईज़ी थे, उसमें 6 मार्क बन रहा था, बट 2 क्वेश्चन हार्ड थे, उसमें 4 मार्क बन रहा था, तो मैं इन दोनों को अटेम्प्ट करने के चक्कर में ये नहीं कर पाया ठीक से। तो वैसे वैसे एनालिसिस में इस सब टॉपिक्स पे थोड़ा ध्यान देके आप कीजिए, उसमें हुँ। इम्प्रूव होगा श्योर। सिली मिस्टेक के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है सूरज ने कि उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, पढ़ी हुई चीज़ों में ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है सिली मिस्टेक को प्रिवेंट करके। तो एक तो कॉमन तरीका है कि भाई आप गो थ्रू करो, जो सिली मिस्टेक हो रही है आप उनको नोट कर लो और वीकली उनको आप देखते रहो। इसके अलावा क्या कुछ तुमने अपने अटेम्प्ट में किया था सिली मिस्टेक को प्रिवेंट करने के लिए या मिनिमाइज़ करने के लिए? सिली मिस्टेक मेरा क्या था ना कि न्यूमेरिकल असेसमेंट टाइप जो एनएटी होता है, उसमें मेरा ज़्यादातर होता था, क्योंकि हमेशा मतलब एक तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता था एमसीक्यू के मुकाबले। तो उसमें आता था आंसर, सपोज़ 44.3 आ गया। तो उसमें लिखा रहता था कि क्वेश्चन बड़ा सा लिखा रहता था, उसके बाद नीचे में एक लाइन लिखा रहता था कि राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। वो मैं हुँ, भूल जाता था। मैं 44.5 क्लिक कर देता था, और हुँ, हमेशा भले ही आपका ठीक-ठाक आया 44.3, बट वो आपके आंसर की में हमेशा वो 44.01 और 43.99 रहता है हमेशा। तो वो बहुत बुरा रहता था। इतना टाइम देके आपने 2 मार्क का सॉल्व किया एंड फिर मिला भी नहीं वो। बिल्कुल। तो एक बार मतलब जो भी हो, इवन एमसीक्यू में भी अगर आप देख ले रहे हैं, तो करने के बाद 3 से 5 सेकंड आप दीजिए कि लिखा क्या था, मतलब पूछ क्या रहा था और यूनिट्स क्या था, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू है या इज़ नॉट ट्रू, क्या है हुँ, वो देख 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 लीजिए, और राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर या नेक्स्ट हाईएस्ट इंटीजर जो भी लिखा है, उसको एक बार बस 5 सेकंड लगेगा बस हर क्वेश्चन में, एक बार देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले। तो उससे आपके ना केवल लास्ट स्टेप वाली गलती प्रिवेंट होंगे, बल्कि क्या पता कभी-कभी आप जब आंसर को और केयरफुली देखते हो 5 सेकंड, तो कभी-कभी और भी कुछ समझ में आता है कि यार ज़्यादा लग रहा है वैल्यू, कम लग रही है यार वैल्यू। मतलब आप एक माइंडलेसली बस जो आ रहा है वो नंबर फीड करके बढ़ रहे हो और एक है कि उसमें आप 4-5 सेकंड स्पेंड करके सोच रहे हो, हाँ, वैल्यू सही आ रही है कि नहीं, क्या यूनिट पूछी थी। उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ने की अदर देन सिली मिस्टेक भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी आपके पकड़ में आ सकती है। और कोई टिप सूरज बताओ सिली मिस्टेक से रिलेटेड, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चा इवन जो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उनसे भी होती ही है सिली मिस्टेक। तुमसे भी हुई ही होंगी सिली मिस्टेक। गेट में हुई थी? एक्चुअल एग्ज़ाम में हुआ था, बट बहुत कम हुआ था, 2 या 3 क्वेश्चन में ही हुआ था। बट बाकी से एक में शायद हुआ था, बट वो मतलब सिली नहीं बोलूँगा, वो थोड़ा-सा मतलब कुछ कंट्रोवर्शियल, बाद में ग्रेस मिल गया उसमें सबको, हाँ, समझ गया। तो वो वैसा हुआ था। बट सिली मिस्टेक क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर रेंज मार्क्स में जो है सब कर रहे हैं। तो और भी कुछ इसमें वो एक्स्ट्रा गाइडेंस या एक्स्ट्रा टिप कोई तुम्हारे माइंड में आ रही है तो बताओ? आप मतलब इवन दो आपको अगर आता भी है क्वेश्चन, तो आप, या फिर हो सकता है आपने कहीं पे सिमिलर क्वेश्चन देखा हो, तो भी आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होके फुल स्पीड में उसको करके नेक्स्ट पे मत जाइए। आप थोड़ा अच्छे से सोचिए उसको, एंड वैल्यूज़ एक छोटे से रफ रफ शीट में जो स्केच पैड मिलता है, उसमें एक छोटे से कोने में आप मेन वैल्यूज़ और वो मतलब ये वेरिएबल इसका वैल्यू ये है, ऐसे-ऐसे करके लिख लीजिए, और उसके बाद उसको फ़ॉर्मूला में अच्छे से प्लग इन कीजिए।
नहीं तो कभी-कभी क्या होता है ना, एक ही बार में आप अच्छा ठीक है उसका वैल्यू ये था, इसका वैल्यू ये था, तो दिस इंटू दिस ऐसे कभी-कभी करते समय मिस हो जाता है कुछ, बाय 2 कहीं छूट जाता है या कुछ न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में कभी-कभी गलती हो जाती है, तो वो सब थोड़ा लिख लिख लीजिए, बेटर रहेगा। यस, रादर देन कि आप डायरेक्टली बार बार अपना सिर ऊपर नीचे कर रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं और लिख रहे हैं, तो उसमें हो सकता है आप कुछ गलत पढ़ लें या मतलब कुछ वैल्यू गलत डाल लें। तो जब अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उस टाइम पे ही आप गिवन डेटा जो है एटलीस्ट नंबर और सिंबल वो लिख लीजिए, ताकि वो भी मिस्टेक्स आपके प्रिवेंट हो। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या सिली मिस्टेक, पॉइंट ये है कि जैसे 2-3 टिप्स सूरज ने शेयर किए, बट डिपेंडिंग अपॉन कि क्या टाइप के आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, ये आप बेस्ट देख पाएंगे एनालिसिस करके, और उसका क्या समाधान हो सकता है ये भी आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सोच सकते हैं। जैसे जो पॉइंट अभी सूरज ने कहा कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और एनालिसिस में आपने देखा कि अरे वहां कुछ और लिखा था, मैंने गलती से कुछ और लिख दिया इसमें, तो आप खुद सोचेंगे कि यार ऐसा क्यों हुआ होगा, इसको मैं कैसे प्रिवेंट करूं। तो ये खुद आपके माइंड में आने लग जाएगा कि यार बार बार मैं स्क्रीन देख रहा हूँ, पेपर देख रहा हूँ, उस वजह से हो रहा है ये, चलो उनको लिख लेता हूँ। पॉइंट ये है कि जो भी आपके सिली मिस्टेक हो रहे हैं, आप और भी टाइप के सिली मिस्टेक पॉसिबल है, एंडलेस टाइप्स के सिली मिस्टेक पॉसिबल है, तो आप उस पर थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्यों हो रहा है ये और मैं क्या करूं जिससे इम्प्रूव हो। इसीलिए टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस है कि नहीं। टेस्ट सीरीज से आपको जितने ज्यादा टाइप के आप मिस्टेक्स कर सकते हो वो पता चलेंगे, और आप उनको कैसे प्रिवेंट करो उसकी स्ट्रेटेजी बना पाओगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। जो टाइम मैनेजमेंट वाली बात बोली सूरज तुमने कि जो क्वेश्चन बहुत लेंदी लग रहे हैं, टाइम जा रहा है ज्यादा, ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। बट इसके अलावा भी कुछ टिप्स शेयर करो जो मेनली लास्ट अभी के मंथ्स में टेस्ट सीरीज में जो बच्चे उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको टेस्ट करके देखें कि कैसा चल रहा है उनका। नहीं देखिए, जैसे कि मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने भी देखा था बहुत सारे मतलब लोगों का अलग-अलग स्ट्रैटेजी। किसी ने मतलब पहले सब 1 मार्क के क्वेश्चन दो पहले पूरा पेपर एक बार देख लिया विदाउट अटेम्प्टिंग एनीथिंग। पूरा पेपर देख लिया, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है, ये करना है। कुछ लोगों ने 1 बाय 1 किया, 1 बाय 1 एक के बाद एक जाते रहे, जो हुआ बना दिया, जो नहीं हुआ उसको स्किप कर दिया। एंड कुछ लोग टेक्निकल पहले कर रहे हैं, एप्टीट्यूड बाद में कर रहे हैं, एप्टीट्यूड पहले कर रहे हैं, तो वैसे बहुत सारा अलग-अलग है। तो मतलब सबका देखिए, मैं अभी कुछ बोलूँगा तो वो हो सकता है किसी के लिए काम आए, किसी के लिए काम ना आए। तो बेस्ट होगा कि आप जान लीजिए कि अच्छा ये तरीका है, ये मैं फ़ॉलो कर सकता हूँ। देन आप खुद 3 या 4 टेस्ट आप देंगे, तो उसमें इम्प्लीमेंट कीजिए एक-एक तरीका, और जिसमें आपका बेस्ट बनेगा, उसी को आप को कोशिश कीजिए और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकूँ मैं उसको। बिल्कुल। तो ये एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को लगता है कि कोई एक एकदम बेस्ट तरीका है एक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग-अलग टॉपर्स का आप जब इंटरेक्शन सुनेंगे तो आप जानेंगे कि सबका अपना-अपना फेवरेट है ना? तो इसीलिए आप अपना क्या आपके लिए बेस्ट है, वो आप एक्सप्लोर कीजिए, और अगेन वो एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका है कि आप इनफ नंबर ऑफ टेस्ट देंगे, तो आपको आइडिया लग पाएगा कि यार क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ नहीं। एटलीस्ट 2 टेस्ट तो आपको एक स्ट्रैटेजी से देने ही पड़ेंगे, है कि नहीं सूरज? जी, जी। कि एक ही टेस्ट देंगे तो क्या पता वो टेस्ट डिफिकल्ट था। अब उसमें आपकी अच्छी स्ट्रैटेजी भी उतनी काम ना करे क्योंकि टेस्ट ही डिफिकल्ट था वो। तो कम से कम आपको 2 टेस्ट तो देने पड़ेंगे एक स्ट्रैटेजी से। तो कब तक स्ट्रेटजी जो ये है, कब तक अपनी फाइनल कर लेनी चाहिए सूरज? कितना टाइम लगता है इसमें? 3 या 4 टेस्ट में आपको पता चल जाता है कि हाँ, यही यही करना है मुझे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको एक टेस्ट में एक ही चीज़ पता चलेगा कि हाँ, नहीं यस। एप्टीट्यूड पहले सम एक ही टेस्ट में आपको बहुत सारा नहीं एप्टीट्यूड पहले करना चाहिए और 1 बाय 1 करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पूरा पेपर। मतलब लोगों का अलग-अलग वैरी करता है। तो एक टेस्ट में आपको मल्टीपल फैक्टर्स पता चल जाएँगे, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट में आप एक ही बार में 2-3 चेंजेस कर सकते हो आप अपने टेक्निक पे। वेल सेड, बिल्कुल सही बात है। ओवरऑल एक स्टूडेंट को जो मान लेते हैं कि अभी स्टार्ट करेगा टेस्ट देना, या मे बी 1-2 एफएलटी उसने दे दिए होंगे, तो कितने टोटल नंबर ऑफ एफएलटीज अटेम्प्ट करना एटलीस्ट ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत बच्चे कर सकते हैं, 50-50 एफएलटी दिए हुए हैं लास्ट ईयर किसी-किसी रैंकर ने। लेकिन एटलीस्ट कितने एफएलटी ठीक रहेंगे देना? एटलीस्ट मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉपर्ली आप हर एक टेस्ट को मतलब एनालिसिस कर रहे हो अच्छे से, तो आई थिंक 8 8 टू 10 मतलब इनफ है।
एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे समझने की ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा रहता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से मैं इम्प्रूव करूंगा, और वो अंधाधुंध क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहते हैं। वो नहीं समझते एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर दो ऑप्शन दिए जाएं सूरज तुमको, एक ऑप्शन ये है जिसमें तुम 100 टेस्ट दे रहे हो बिना एनालिसिस किए, और दूसरा है जिसमें 15 टेस्ट दे रहे हो बस बहुत अच्छे से उसका एनालिसिस कर रहे हो, क्या पिक करोगे? ऑब्वियस सेकंड वाला ऑब्वियस। ऑब्वियसली। तो इससे आपको एक्सट्रीम, आप एक सिनारियो सोचेंगे माइंड में, तो आपकी प्रेफरेंस और प्रायोरिटी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, बट तभी इंपॉर्टेंट है जब आप उसका एनालिसिस प्रॉपरली कर रहे हो। इसीलिए और ज्यादा 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 मैं करते रहूं, 50 एफएलटी दे दूं, 100 एफएलटी दे दूं, वो तब आपके लिए सही है अगर आप उसके एनालिसिस का भी प्रॉपर टाइम निकाल पा रहे हो। वरना आप एनालिसिस के साथ मैनेज करो, आपको बेस्ट इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। इसमें एक और पॉइंट है सूरज, कि जब बच्चे फुल लेंथ टेस्ट लिख रहे हैं तो उनका माइंडसेट कैसा रहना चाहिए? मेरा क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। क्या वो ऐसा सोचें कि हाँ एकदम अब गेट चल रहा है, गेट का एग्जाम चल रहा है और वो प्रेशर वो फील कर रहे हैं, उससे ऑब्वियसली उनका मार्क्स अफेक्ट होंगे थोड़े से? या वो रिलैक्स होके दें कि अरे टेस्ट सीरीज ही है, अभी ये कोई फुल लेंथ टेस्ट गेट थोड़ी है? तो दोनों में प्लस माइनस है, दोनों अप्रोच के। तो तुम्हारे हिसाब से क्या सही है? तुम कैसे अटेम्प्ट करते थे एफएलटी? माइंडसेट क्या रहता था उस टाइम पे? मैं सर उस समय बस सोचता था कि मतलब जितना हो सके, जितना मतलब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जितना मैक्सिमम हो सके वो करूँ मैं। ठीक है, कितना पोज़ीशन आएगा उसमें या कितना मार्क आएगा वो मैं नहीं सोचता था। मैं बस यही सोचता था कि ठीक है, मैंने 100% तो किया नहीं है मैंने सिलेबस कंप्लीट, बट जितना मैंने किया है अगर उससे कुछ आ गया, तो मैं चाहूँगा कि उसमें जितना हो सके करेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि वो मैंने पढ़ा है, वो मुझे आता है। तो मैं चाहूँगा कि उसको मैं सबसे अच्छे से ही अटेम्प्ट करूँ और इसी हिसाब से मैं सोच के देता था। एंड पूरा रिलैक्स नहीं होना चाहिए, टाइम को ध्यान में रखना चाहिए टेस्ट देते समय। बट इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी नहीं रहना चाहिए कि अरे ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब उसी पिछले वाले नहीं हुआ तो ठीक है, आप उसको छोड़ के हुँ, आगे बढ़ जाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छे से फ़ोकस कीजिए। पुराने क्वेश्चन अगर दिमाग में घूमते रहेंगे तो जो आप कर रहे हो अभी या जो आप आगे करोगे, वो भी आपका गलत हो सकता है। हुँ, हुँ। तो कंप्लीटली फ्री भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा तो मतलब जो उसे बोलते हैं ना कि 2 टाइप का एंग्ज़ायटी होता है, एक फैसिलिटेटिंग और एक डिबिलिटेटिंग एंग्ज़ायटी। तो फैसिलिटेटिंग एंग्ज़ायटी वो एंग्ज़ायटी होता है जो आपको हेल्प करता है, आपका परफ़ॉर्मेंस बढ़ाता है, बट डिबिलिटेटिंग वो होता है जो मतलब परफ़ॉर्मेंस आपका मतलब डिग्रेड करना शुरू कर देता है, इतना ज़्यादा प्रेशर आपका आ जाता है परफ़ॉर्मेंस को लेके। तो उस हिसाब से आपको अपना एक पॉइंट ढूँढना पड़ेगा। सूरज, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एक मार्क्स की रेंज में स्टक हो जाते हैं। जैसे स्टार्ट किया उन्होंने 40, 45, 50 मार्क्स से, बट थोड़े-थोड़े मार्क्स बढ़ गए, बट वो फिर 60 में स्टक हो गए या 65 पे स्टक हो गए मान लो, और बढ़ नहीं रहे मार्क्स। व्हिच इज़ फाइन, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि आपको टेस्ट में एकदम 80, 90 हर टेस्ट में पहुँचना है। लेकिन फिर भी मन में एक रहता है स्टूडेंट्स के कि यार स्टक हो गया हूँ, बढ़ नहीं रहे हैं, तो क्या गेट में भी यही होगा? क्या गेट में भी इतने ही मार्क्स आएँगे? वो एक चीज़ माइंड में रहती है। तो पहले इस बारे में हम बात करते हैं कि अगर वो मान लो 65 मार्क्स पे स्टक हो गए, तो क्या सही है? गेट में क्या उतने ही मार्क्स आएँगे? क्या तुम्हें कोरिलेशन लगता है इन मार्क्स में? इन जनरल तो गेट मतलब ज़्यादातर टेस्ट सीरीज़ जो है वो टफ़र रहता है गेट से इन जनरल, तो इतना इतना वरी नहीं करना चाहिए। एंड फिर भी मतलब अगर इम्प्रूव करने से 60-65 आप बोल रहे हैं, 60-65 अगर आ रहा है आपका तो फिर आप पहली बात तो ये देखिए कि 60-65 जो आ रहा है वो अगर आपने कुछ पढ़ा है, मतलब सपोज़ आपने 80 70% 80% जो भी सिलेबस कंप्लीट किया है, उस पे से जो जो भी क्वेश्चन आपका जिस भी टेस्ट में आता है वो सब ईज़िली बन जा रहा है और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बन जा रहा है। तो तब फिर आप ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा जो नहीं बन पा रहे हैं या जो रिमेनिंग सिलेबस है उसमें से जो ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं जो बार-बार आ रही हैं, उसको आप एक बार देख लीजिए। वो उससे आपका शायद 6 टू 7 मार्क्स बढ़ जाए। और दूसरी बात है, अगर जो जो आपने पढ़ा है, जो 80-70% जो भी सिलेबस आपने कंप्लीट किया है, उसी में ही आपकी गलती हो रहा है और उसको आप एक मतलब एक्यूरेसी उसमें 90 के ऊपर नहीं है आपका, गलत हो जा रहा है और उसके कारण आपका 60-65 आ रहा है, जो आपका 72 या ऐसा कुछ बन सकता था। तो आप उस पे फ़ोकस कीजिए, मतलब हुँ। अपनी ये गलतियों को सुधारने पे फ़ोकस कीजिए, ऑलरेडी नोन सिलेबस पे, तो उसमें बढ़ सकता है आपका। तो अगेन ये जो पॉइंट बोला है सूरज ने, इट अगेन कम्स डाउन टू एनालिसिस।
आप कहाँ मार्क्स लूज कर रहे हैं ये आप एनालाइज करिए कि क्या आप मार्क्स वहां लूज कर रहे हैं कि बहुत से टॉपिक्स हैं जो आते हैं गेट में, लेकिन आपने उतने अच्छे से नहीं कवर किए हैं जिस वजह से आप उसमें मार्क्स बार बार लूज करते आ रहे हैं। तो क्या वो टॉपिक है, या ऐसे टॉपिक हैं कि आपने पढ़ा तो हुआ है सिलेबस 80-90% आपने सिलेबस पढ़ लिया मान लीजिए, उसके बावजूद भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो जो पढ़ रखा है उसी में आपके मार्क्स लूज हो रहे हैं बार बार। तो उसमें आपको फोकस करना है कि अपनी एक्यूरेसी फिर बढ़ाई जाए। हमने अब तक जो बात की वो बहुत सारी टेस्ट के रिलेटेड ही की, ऑलमोस्ट सारी ही टेस्ट के रिलेटेड की, बट एक क्वेश्चन रिवीजन से रिलेटेड भी डिस्कस कर लेते हैं कि रिवीजन तो ऑब्वियसली वो भी एक ऐसी चीज है जो डेली करनी चाहिए स्टूडेंट को, और अभी तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है वो। तो लास्ट के कुछ मंथ्स, लास्ट के 2 और 1 मंथ या कुछ वीक्स के लिए क्या बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी है, क्या तुमने फॉलो किया? मैंने तो मतलब अगेन सबका अलग-अलग वैरी करता है, बट स्टिल मैंने लाइक ऐसा तो नहीं किया कि हर टेस्ट से पहले एक बार फुल सिलेबस, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैं क्या करता था ना, हफ्ते में एक बार, लॉन्ग नोट्स भी नहीं, बस शॉर्ट नोट्स, मतलब वही बेसिक फॉर्मूले और 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस उतना ही। उसी पे ही उसी को ही रिवाइज़ किया था। पूरा स्टार्टिंग से लॉन्ग नोट्स, सारे फॉर्मूले, सारे ये नहीं। जो मेन में ना, जो मुझे याद रहता नहीं है, जो थोड़ा मुश्किल रहता है, उसी को मैंने गो थ्रू किया था। और ऐसा भी नहीं कि हर टेस्ट से पहले, हफ्ते में एक बार, सैटरडे, संडे या कभी फ्री टाइम मिले तो। मतलब आप अपने रिवीजन साइकिल और टेस्ट की साइकिल को आपस में लिंक मत करो, दोनों को सेपरेट चलने दो। टेस्ट का आपका एक शेड्यूल है, रिवीजन का एक दूसरा शेड्यूल है। आप चाहो कि हर बार मैं पूरा रिवाइज करके टेस्ट दूं, तो आप टेस्ट कम दे पाओगे, है ना। हफ्ते में आपको एक टाइम ऐसा भी आएगा जनवरी में, जनवरी के मिड के आसपास, जब आप हफ्ते में 2 से 3 एफएलटी दे सकते हो शायद। बट आप अगर रिवीजन पे डिपेंड हो जाओगे कि पूरा रिवाइज करके ही मैं एफएलटी दूंगा, तो नहीं दे पाएंगे उतने एफएलटी, है ना। तो ऑलमोस्ट आप ये ट्राई करिए अभी कि एटलीस्ट वंस अ वीक आपका पूरा रिवीजन हो जाए, या तो आप एक साथ बैठ के कर लीजिए या डेली थोड़ा थोड़ा करके कर लीजिए। इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जो एफएलटी है सूरज, लास्ट के कब तक दें स्टूडेंट्स? जैसे 2 फरवरी को गेट मैकेनिकल है इस बार, तो कब तक एफएलटी वो दें? लास्ट के 4-5 दिन में क्या करें? नहीं, मैंने तो लास्ट के 4 दिन, 4-5 दिन थोड़ा मतलब फ्री रहना चाहिए। उसमें उस समय टेस्ट वेस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मतलब अगर आपका मतलब ऐसा आ गया कि लास्ट जो आपने टेस्ट दिया है वो बहुत डिफ़िकल्ट था, या आपने जो भी चूज़ किया कि हाँ, ये मैं लास्ट में दूँगा, हो सकता है वही, जो भी जितने भी 5-6 टेस्ट है उसमें सबसे डिफ़िकल्ट वही था। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है कि अरे, ये तो अभी तक तो ठीक चल रहा था, बट ये लास्ट वाला तो मेरे बहुत गंदे आ गए मार्क्स। तो इसीलिए वैसा लास्ट के 4-5 दिन बिल्कुल वो सब थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए माइंड को। और वैसे देखा जाए तो ठीक है, जनवरी 25-26 तक खत्म कर लीजिए आप। फिर थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर आराम से एग्ज़ाम वाले दिन जाके दीजिए। सही रहेगा, वैसे कुछ इश्यू नहीं। मतलब लास्ट के 4-5 दिन में फिर रिवीजन करें ना करें, क्या रखें स्ट्रेटेजी? मैं तो बोलूँगा थोड़ा मतलब चिल ही रहना चाहिए लास्ट के 4-5 दिन। बट फिर भी अगर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो बस ये चिल मार रहा हूँ, कुछ टी मूवीज़-वूवीज़ देख ले रहा हूँ, तो ठीक है, उस समय थोड़ा लाइट रिवीजन कर सकते हैं, बट पूरा मतलब मेरे हिसाब से रिलैक्स करना चाहिए। मूवीज़-वूवीज़ थोड़ा-सा देख सकते हैं लास्ट के 3-4 दिन। थोड़ा स्ट्रेस, क्योंकि वो लास्ट के 3, जैसे-जैसे एग्ज़ाम आते रहता है, वैसे-वैसे आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो इसीलिए अपने माइंड को थोड़ा-सा वो स्ट्रेस से डाइवर्ट करने के लिए चिल करना चाहिए कर लास्ट के सकते हैं। 3-4 दिन। तो ये डिस्कशन इसीलिए अभी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आप में से जो लोग अपनी एफएलटी का टाइमलाइन बना रहे हैं, वो ये जान लीजिए कि आखिरी के 4-5 दिन के लिए कुछ मत रखना। पता चला आप प्लान करके बैठे हो कि आखिरी 5 दिन में मैं 2 एफएलटी दूंगा, तो वो टाइम भी आप हटा लो अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी प्लानिंग से। उसके बाद आप देखो कितने दिन है, कितने एफएलटी है, कैसे आप उसको डिवाइड करोगे, और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। एकदम सही टाइम अभी है, आप डिले मत करो। आप अपने टेस्ट को लिखना, रिवीजन की, टेस्ट की, जो भी स्ट्रेटेजीज थी वो हमने डिटेल में डिस्कस की सूरज से। थैंक यू सूरज, टाइम निकालने के लिए। तुम काफ़ी बिजी हो ऑलरेडी अपने करिकुलम में, और कोई अगर आपके माइंड में और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल दीजिए और हम उसको रिप्लाई दे देंगे। तो गुड टू हैव यू सूरज, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, एंड सी यू थैंक सून। थैंक यू सर। इट वाज़ ठीक है नाइस सूरज, टॉकिंग हाँ, टू यू ऑल्सो सर। थैंक यू।